पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात उत्तर प्रदेश से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए आज उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण कायम नहीं होगा। कोर्ट ने 5 दिसंबर का नोटिफिकेशन भी रद्द कर दिया है। साथ ही 2017 में हुआ रैपिड ओबीसी सर्वे भी खारिज किया। इसको लेकर राज्य की राजनीति उबाल पर आ गई है। कांग्रेस ने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव ना हो। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की आरक्षण विरोधी नीति का हिस्सा करार दिया है। तो हम इस पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं ओपी राजभर के पास। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजभर जी जुड़ने के लिए। पहले तो यही सवाल कि जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उस पर आप क्या कहेंगे, क्या आंकलन आपका? हाई कोर्ट ने 2 बातें कही है। एक तो उन्होंने त्रिस्तरीय कमेटी बना करके आरक्षण लागू करने की बात कही है और समय से चुनाव कराने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। और उधर सरकार के तरफ से भी बयान आ गए कि बिना आरक्षण के लिए हम चुनाव नहीं करा सकते, हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमेशा पिछड़े, अति पिछड़े और सर्वाधिक पिछड़ों को आरक्षण दे करके ही हिस्सा दिलाने की बात करती है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय समाज पार्टी जरूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी हम इसके खिलाफ जाएंगे। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और इसमें हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई ही हिस्से की है। अभी तक जो संविधान में पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन मिला, अभी तो वो बंटवारा नहीं हो पाया, उसमें भी सबको बराबर हिस्सा नहीं मिल पाया। और स्थानीय निकाय चुनाव जो जिसपे रोक लगी है कि इसमें बगैर आरक्षण के चुनाव करा दिया जाए, तो उसमें कोर्ट ने 2 बातें कही है। पहली बात तो कि बिना आरक्षण के चुनाव कराने की बात, दूसरा कि यदि सरकार चाहे तो त्रिस्तरीय कमेटी बना करके 31 जनवरी तक इसका निस्तारण करे। दोनों बात उन्होंने कहा है। तो सरकार भी तो कटिबद्ध है कि नहीं हम आरक्षण देंगे, और सरकार भी कह रही है कि हम इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट के फैसले को, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इसमें बिना आरक्षण के चुनाव नहीं हो सकता है। अब ये चुनाव लंबा चलेगा। जी, तो यही हम पूछना चाह रहे थे। समय अब चुनाव में कम रख गया, क्या असर क्या होगा चुनाव पर, आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए कोर्ट ने कहा है कि 3 स्तरीय कमेटी बना के डीएम से इसका जो है जांच करा लीजिए, जांच करा करके इनको आप आरक्षण की व्यवस्था दीजिए। लेकिन 31 जनवरी के पहले ये कोर्ट कह रही है, तो 31 जनवरी तक सरकार अगर इसमें निस्तारण हो जाता है तब तो ठीक है, और नहीं तो इसी बात को लेकर के सरकार भी कह रही है कि हम कोर्ट जाएंगे। हम भी कह रहे हैं कि जब आरक्षण, सारे चुनाव आरक्षण के बदौलत हो रहे हैं, तो आज क्या जरूरत है कि जो पिछड़ों के साथ उनके आरक्षण या पिछड़ों के आरक्षण के सवाल पे इस तरह की बातें उभर के आई हैं कि कमेटी बना करके जांच कर लिया जाए। कहीं ना कहीं बात तो पिछड़ों के हक का सवाल है ना। पिछड़ों के जो संविधान में व्यवस्था है, इनको आरक्षण की बात है, उनके आरक्षण के सवाल पे ही लड़ाई हो रही है ना। राजभर जी, तो यही तो बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा हुआ है कि भाई एक ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला है, वो रख दिया है और उसके बाद ये आरक्षण की बात है, तो उसको उस पड़ाव से भी गुजरना होगा क्या? भाई 3 टेस्ट फार्मूला के लिए जब हाई कोर्ट ने कहा तो ये समय कहाँ दिया? 31 जनवरी तक 3 टेस्ट कहाँ से होगा? अब निकाय चुनाव में कौन सा टेस्ट? एक तरफ कोर्ट कह रही है कि चुनाव करा दिया जाए समय सीमा पर, तो इसमें 3 टेस्ट कैसे हो पाएगा निकाय चुनाव में? जी, तो आपको क्या लगता है इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं, देखिएगा ये चुनाव हो नहीं पाएगा। ये चुनाव अब चला गया सुप्रीम कोर्ट में, अब ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ये इसी तरह रुझेगा, अब ये जाएगा 6 महीना चुनाव। अब चूंकि मामला
आरक्षण का अब आके फंस गया है ना, बिना आरक्षण के चुनाव हो नहीं सकता। एक तरफ आप शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दे रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं दे रहे हैं बैकवर्ड को, सामान्य वर्ग को, तो कहां से मामला आएगा। राजभर जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओपी राजभर का यही कहना है कि चुनाव तब आगे टलेगा, अगले 6 महीने भी लग सकता है। तो यही मेरा आपसे यही सवाल यही था कि आपने जो मैंने आपसे पूछा था कि विपक्ष कह रहा है कि ये बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, अगर विपक्ष ये बात कह रहा है तो विपक्ष जब सत्ता में था तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए जब हाई कोर्ट ने ही 4 सितंबर 2013 को समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो 27% रिजर्वेशन है इसको 3 भागों में बांट करके, इसमें 12 जातियां ही आरक्षण का लाभ ले रही हैं 27% का, इसको बांट करके दिया जाए। तो उस समय तो विपक्ष सत्ता में थे समाजवादी पार्टी के लोग, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग इसको लागू नहीं किए, और जब 5 साल सरकार में थे 27% रिजर्वेशन को क्या इन्होंने पाल प्रजापति को दिया, अर्कवंशी को दिया, बंजारा को दिया, बारी बिहार को दिया, कश्यप को दिया, राजभर को दिया, किसी दूसरे को दिया, आरक्षण का लाभ लेने दिया किसी को, या ये खुद देने की इच्छा शक्ति लोगों ने पैदा किया? ये तो सिर्फ जब विपक्ष में रहते हैं तो बोलने के काम करते हैं, सत्ता में रहते हैं तो हक लूटने का काम करते हैं। नहीं तो इनके साथ समाजवादी पार्टी के साथ बड़े पैमाने पर मुसलमान, जुल्हा, दुनिया, सारी, साईं, दर्जी, फकीर, सैयद, पठान, इनको वोट दिया। इन्होंने जब उनको हिस्सा नहीं दिया तो हम जो ये 27% आरक्षण कैसे बांटेंगे? आज ये जो कह रहे हैं अपने गिरिबान में झांक कर देखें, 3 बार सरकारें रही, 3 बार समाजवादी पार्टी 1992 से बनी है, या इन्होंने अति पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी दिया? जब नौकरियों में भर्ती हो रही थी तो जब से 27% रिजर्वेशन लागू हुआ, क्या उसमें हिस्सेदारी देने का काम ये समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के लोग किए? क्या ऐसा बोलेंगे? ये तो सिर्फ हिस्सा लूटने वाले लोग हैं, और समय आने पर सिर्फ खाली विरोध करते हैं कि नहीं हम इनके हितैषी हैं। अभी तो हुआ 22 का चुनाव, किसान के रिजल्ट देखिए, 403 सीटों में 38% आबादी अति पिछड़ों की है। अति पिछड़ों को कितना टिकट लिया किसने? आप उठा के देखिए, चाहे बसपा को देखिए, चाहे कांग्रेस को देखिए, चाहे सपा को देखिए, ये कभी कोई पिछड़े वाले लोग हैं? ये खाली बोलने वाले लोग हैं, ये हिस्सा देने वाले लोग नहीं, हक लूटने वाले लोग हैं। तो अगर ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट अध्ययन करके जांच करके अगर लागू कर दिए होते तो आज ये हाईकोर्ट इस तरह का फैसला नहीं देता। बिल्कुल। तो राजभर जी का विपक्ष पर यह आरोप है कि बोलने वाली बातें करते हैं विपक्ष, और बहरहाल जो चुनाव है वो अब एक तरह से उनकी नज़र में टलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। बहरहाल इसी मामले पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज लखनऊ बेंच का जो फैसला आया है उस पर राजनीति गर्म है। जमीन पर क्या हो रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को तगड़ा झटका दिया। कोर्ट ने यूपी के 5 दिसंबर के निकाय चुनाव के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए आदेश दिया है कि यूपी में निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएं। कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी को कोई आरक्षण न दिया जाए। यूपी सरकार ने आयोग बनाकर आरक्षण देने का सर्वे नहीं कराया। सरकार ने जो ओबी आरक्षण दिया है उसके लिए सरकार के पास मजबूत आंकड़े नहीं हैं। सरकार द्वारा 5 दिसंबर के नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए, तुरंत बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन किया जाए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूरा विपक्ष योगी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार पिछड़ी जातियों के खिलाफ है और सरकार ने कोर्ट के सामने सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है,
दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर कहा कि अगर यूपी सरकार सही समय पर आयोग बनाकर सही से सर्वे कराती तो आज ओबीसी समाज को ये सजा भुगतनी नहीं पड़ती। हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार बैकफुट पर है। यूपी सरकार ने कहा कि वो तुरंत आयोग बनाकर सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के मुताबिक सर्वे कराएगी और बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव में नहीं जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारे वकीलों की सलाह लेकर के हम इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। योगी सरकार अगर वाकई आयोग बनाकर ओबीसी जातियों का सर्वेक्षण कराना चाहती है तो उसे तुरंत सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे लेना होगा। अगर ये चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के हो जाते हैं तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। पहला तो निकाय चुनाव में नुकसान होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नुकसान होगा, क्योंकि गैर यादव ओबीसी वोट बीजेपी की जीत में निर्णायक भूमिका निभाते रहेंगे और उन्हें अगर आरक्षण नहीं मिला तो वो बीजेपी से दूर जा सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी अब तुरंत सर्वे करा करके आरक्षण दे करके चुनाव कराने की बात कर रही है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली में बीजेपी ने आज एक यू टर्न लेते हुए मेयर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पार्टी ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता और डिप्टी मेयर पद के लिए कमल बागड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया। यानी अब मेयर डिप्टी मेयर के लिए भी आम आदमी पार्टी का मुकाबला बीजेपी से होगा। मेयर के लिए बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। रेखा पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग से तीसरी बार पार्षद चुनकर आई हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। डिप्टी मेयर के लिए बीजेपी की तरफ से कमल बागड़ी ने अपना पर्चा दाखिल किया। कमल बागड़ी युवा हैं, बल्ली मरान विधानसभा के रामनगर वार्ड से पहली बार पार्षद बने हैं। मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी कभी हां कभी ना करती रही, बयान बदलती रही। गुरुवार 22 दिसंबर को बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर मेयर चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन मंगलवार को आखिरकार बीजेपी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। देखिए, लोकतंत्र की पद्धति है, दो लोग आमने सामने लड़ते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में वहां लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे। और सभी निगम पार्षदों से मेरी पर्सनल अपील रहेगी कि दिल्ली के विकास के लिए वोट करें, दिल्ली के समाधान के लिए मेयर को चुनें और मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में यदि वो चुनते हैं तो मैं पूरी की पूरी दिल्ली के लिए, जो भी एक बेहतर दिल्ली की व्यवस्था के लिए, एक सुंदर दिल्ली, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली के लिए काम करूंगी। आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी कि बीजेपी निर्दलीय को सामने रखकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन बीजेपी के खुद मैदान में उतरने के बाद आप दावा कर रही है कि बीजेपी पार्षद खरीदने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि उसके पास मेयर चुनाव जीतने के लिए संख्या नहीं है। दिल्ली वालों ने उन्होंने इनको विपक्ष में रहने के लिए कहा, इनको इतनी सीटें नहीं दी कि ये मेयर या डिप्टी मेयर या स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना सकें, मगर फिर भी ये कोशिश करेंगे कि चलिए कहीं पे कोई पार्षद खरीद लिया जाए, किसी को कोई लालच दे दिया जाए, किसी पे कोई दबाव बनाया जाए। मगर मैं दिल्ली वालों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो मौका आपने अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों को दिया है, हम लोग दिल्ली को साफ सुथरा करेंगे और चमकाएंगे। इस बार मेयर भी हमारा बनेगा, डिप्टी मेयर भी हमारा बनेगा, सरकार भी हमारी बनेगी, क्योंकि दिल्ली वालों ने जो आशीर्वाद है वो आम आदमी पार्टी को दिया है। दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि आप विपक्ष में बैठिए। मेयर चुनाव के लिए अब आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से तय है। ऐसे में आंकड़े समझना जरूरी है। इन चुनावों में 250 पार्षद, 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और दिल्ली के 14 विधायक वोट डालेंगे। कुल 274 वोट होंगे। 138 का जादुई आंकड़ा होगा। अभी आपके पास 150 पार्षद, सांसद और विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास यह संख्या 113 है। कांग्रेस के 9 पार्षद हैं,
जबकि 2 निर्दलीय हैं। तो कुल मिलाकर यह तय है कि अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक, सांसद इधर उधर नहीं हुए तो आम आदमी पार्टी की जीत पक्की है। अगर बीजेपी को ये चुनाव जीतना है तो उसे किसी भी हाल में आम आदमी पार्टी के वोट हिलाने होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी की जीत इन चुनावों में असंभव रहेगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में भी प्रस्ताव पास सीमा विवाद को लेकर हो गया है। कर्नाटक के मराठी भाषी 865 गांव के 1-1 इंच को महाराष्ट्र में लाने का ये प्रस्ताव है। चाहे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी कदम उठाना पड़े, ऐसा कहा गया। सर्वसम्मति से पास हुआ है ये नया प्रस्ताव। कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव की भी निंदा की है। या सभागृहातून आपल्या सीमावर्ती लोकांपर्यंत देश भर में गरीब और लाचार लोगों तक इंसाफ पहुंचाने की मुहिम अब तेजी पकड़ रही है। एसिड अटैक और रेप पीड़ितों को मदद से लेकर अब लीगल सर्विस अथॉरिटी गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली के मोहन गार्डन में एक छात्रा पर एसिड फेंक दिया गया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, लेकिन दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी ने 10 दिनों के भीतर 3 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया। विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम के तहत हमने इस साल में करीब 63 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भी रिसेंटली एक एसिड अटैक का केस हुआ था, उसमें DSLSA ने, द्वारका डिस्ट्रिक्ट ने विद इन 24 आवर्स 1 लाख रुपया उन्हें इंटरिम कंपेंसेशन दिया, और अगले 10 दिन में ही हमने उन्हें 2 लाख रुपए और दिया है। लोक अदालत हजारों केसों के निपटारे में सहायक साबित हुई है, लेकिन अब लोक अदालतों की बेंच में जज के साथ साथ ट्रांसजेंडर और एसिड अटैक पीड़ितों को भी शामिल किया गया है। पब्लिक प्लेस में थोड़ा हम लोगों को जाना जाए, समाज में जाना जाए, ऐसे नरकारा नहीं जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पब्लिक टॉयलेट और स्कूल और क्राउड एरिया से मॉल्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पे वो नहीं मिल पा रहा है जो हमें चाहिए, एक इज्जत और एक नजरिया। लेकिन अब इस कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। लीगल सर्विस अथॉरिटी अब थानों से जुड़कर गुमशुदा बच्चों को घर वालों से मिलाने का काम भी कर रही है। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी ने अनेक कदम उठाए हैं, जैसे कि इन्होंने एक अपना हेल्पलाइन नंबर भी स्टार्ट किया है 1516 1516 के नाम से। 1516 हम कह सकते हैं हेल्पलाइन नंबर। तो उस हेल्पलाइन नंबर को आप जब मर्जी कांटेक्ट कर सकते हैं 24/7। अब कांटेक्ट करेंगे तो एक एडवोकेट फ़ोन उठाएगा, वो आपको बताएगा कि आप उनसे पूछ सकते हैं जो भी आपकी दुविधा है, जैसा भी आपकी मुश्किलें हैं, तो वो आपको बता पाएंगे कि उसका क्या सल्यूशन है, आपको किस कोर्ट में जाना है, कैसा केस डालना है। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस पर गरीब लोगों के लिए कुछ करने की जरूरत बताई थी। इसके बाद ये मुहिम और तेज हो गई है। नई दिल्ली से हरिकिशन के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, मध्य प्रदेश में कोविड की तैयारी के लिए ड्रिल। जहां नेता पहुंचे सब ठीक, जहां नहीं वहीं सवाल। देश की बात में बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कोविड के नए वेरिएंट BF7 से निपटने के लिए मॉक ड्रिल हो रही है। परखा जा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का क्या स्तर है। राजधानी के जिस अस्पताल में मंत्री जी पहुंचे वहां तो सब ठीक था, लेकिन कई दूसरे अस्पतालों में खामियां सामने आई हैं। स्वास्थ्यकर्मी आज भी हड़ताल पर ही बैठे रहे। सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया है। हमारी पूरी तैयारी है, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन हो, ऑक्सीजन स्टोरेज हो, सिलेंडर में ऑक्सीजन के स्टोरेज की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर, आइसोलेशन वार्ड, ICU,
वेंटिलेटर, सभी मॉनिटर, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, ज़रूरत पड़े तो नए स्टाफ का रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया, इस सब पर हमने काम किया है। सरकार बस यहीं रोककर आपको 3 तस्वीरें दिखानी थी। पहली भोपाल के जेपी अस्पताल की, जहां 2 में से 1 ऑक्सीजन प्लांट में से एक पीएसए प्लांट की बिजली सप्लाई केबल कट गई। मॉक ड्रिल के दौरान मरम्मत होती रही। गुना जिला अस्पताल में सक्शन पंप का स्टार्टर खराब था। 21 दिसंबर को हमारे साथी संजय दुबे ने नर्मदापुरम सरकारी अस्पताल से तस्वीर भेजी थी। तब ऑक्सीजन प्लांट धूल खा रहे थे। आज वो चकाचक थे, लेकिन तय मानकों के हिसाब से सर्विसिंग नहीं हुई है। प्लांट को चलाने के लिए जनरेटर भी नहीं है। कहीं कोई जंग नहीं है, कहीं आपने कौन सी तस्वीर देखी मुझे नहीं मालूम, पर मॉक ड्रिल करने का उद्देश्य यह है कि यदि कहीं कोई दिक्कत आई है तो उसको ठीक कर लिया। हमारा उद्देश्य बस आपके संज्ञान में लाना, अगर वो ठीक हो जाए तो धन्यवाद, आपको धन्यवाद कि आप संज्ञान में ला रहे हैं। इन तैयारियों के अलावा राज्य में 32,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का धरना आज भी जारी रहा। उन्हें समर्थन देने कांग्रेस नेता प्रदर्शन में पहुंचे। कहा सरकार बनने पर उन्हें नियमित किया जाएगा। सरकार सुनवाई करने के बजाय डंडे मार रही, कोई दिक्कत नहीं, रस्सी बांधकर घुमा रही है और इतनी बर्बरतापूर्ण आचरण सरकार का है, पुलिस का है, होम मिनिस्टर का है कि एक कर्मचारी बीमार हो गया, उसको पैरालिसिस हो गया। ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर जब कोविड जैसी महामारी हमारे प्रदेश में आई तो इन लोगों ने इस प्रदेश की जनता की सेवा की। बहरहाल फिलहाल राज्य में कोरोना के 4 एक्टिव मामले हैं। 1685 आईसीयू बेड तैयार हैं। 15,490 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। 736 वेंटिलेटर मौजूद है। 98 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चालू हालत में है। सबको मिलाकर प्रदेश की कुल ऑक्सीजन कैपेसिटी 935.8 मीट्रिक टन है। प्रदेश की कुल कोविड टेस्टिंग क्षमता 1,24,320 प्रतिदिन है। हर जगह पर इस तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है और जिन तस्वीरों की हम बात कह रहे थे, मंत्री जी का कहना है कि पता नहीं कहां से आई हैं, लेकिन वो तस्वीरें हैं। हम चाहेंगे कि सरकार उस ओर भी ध्यान दे ताकि हर जिले में भी तैयारी मुकम्मल ढंग से हो सके, सिर्फ राजधानी भोपाल में नहीं। भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। कोविड की नई संभावित चुनौती के लिए देश की तैयारी की बात बार बार कही जा रही है, पर शायद ही कोई ये पूछ रहा है कि क्या हमारे हेल्थ स्टाफ, डॉक्टर्स खुद मानसिक रूप से नई चुनौती झेलने के लिए तैयार हैं। मुंबई में मनोचिकित्सकों की टीम बनेगी जो हेल्थ स्टाफ और कोविड मरीजों की मानसिक सेहत पर काम करेगी। मुंबई में सरकारी अस्पताल सेंट जॉर्ज के स्टाफ नर्स 40 वर्षीय रूपचंद हड़के कोविड की पहली लहर में खुद वेंटिलेटर पर थे। करीब 1 महीने में रिकवर हुए, अब नई संभावित कोविड लहर की चुनौती की ड्यूटी के लिए फिर से तैयार हैं। हमारा सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल पूरा फुल था, यहाँ तक कि बेड नहीं अवेलेबल था। तो मुझे ना वेंटी के लिए सजेस्ट किया गया क्योंकि लंग्स काफ़ी ख़राब हो चुके थे। अच्छा। तो वेंटी भी अवेलेबल नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था। हाँ। नहीं था उस टाइम में। हाँ। तो फिर मेरी वाइफ भी स्टाफ नर्स है। अच्छा, यहीं पर है? नहीं, दूसरे हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर है। ठीक है। तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल में लेके गई। हमारा ढोर का जो कचरा था ना, वो कचरा कोई लेके नहीं जाता था, यानी कि हमारे घर में कोई नहीं आता था। सब्जी मेरे वाइफ मेरे पास ही रहती थी और कंटिन्यू वो पीपी किट में मेरे लिए रुकी थी। परेशानी फर्स्ट वेव में पाई गई थी कि जो स्टाफ फैसिलिटी ही खुद तैयार नहीं हो रहे थे ट्रीटमेंट करने के लिए, या फिर उनको डर लग रहा था कि कोविड से फिर हमारे आप्तजनों में थोड़ा सा उसका फैलाव हो सकता है। वो परेशानी इस बार नहीं रहेगी, वो डट के वो उसका सामना करने के लिए रेडी रहेंगे, इतना मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ। एक मानसिक आधार देने की एक कोशिश रहेगी, एक सिंगल डेस्क तैयार करने की सोच रहा हूँ मैं। पीपी किट की आदत छूट गई थी, पर वॉरियर की तरह फिर डटना है। मानसिक रूप से खुद को तैयार कर चुके हैं। अभी तो आदत हो गई है, लेकिन जब पहले थे तो बहुत सारा पसीना आता था, डिहाइड्रेट होते थे, तो ये बहुत सारी है। अभी तो आदत हो गई है, 2-3 वेव तो अभी ये क्या है ना। कभी कभी डर पे जीत भी हासिल करनी पड़ती है। तो हमने तो पिछले 2 वेव्स देखे हैं, तो हमने तो अपने डर पे जीत ही हासिल कर दी है। जब कोविड शुरू होता है, ज़्यादा पेशेंट रहते हैं तो हम लोग खुद का केयर करते हैं,
ताकि ये बीमारी घर तक ना पहुँचे। और वैसे बच्चे पे भी ट्रेन हो गए, पहले और सेकंड वेव में बच्चे लोग ट्रेन हो गए थे कि मम्मी को हग नहीं करने का है। अभी मेंटली और फिजिकली सभी नर्सेस मेरे तैयार है। मुंबई कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली बताते हैं कि कोविड मरीजों के साथ साथ डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ भी मानसिक रूप से मजबूत रहें, इसलिए मनोचिकित्सकों की टीम बनेगी। जब सेकेंड वेव का टाइम जो था वो एक सुनामी की तरह था, उस समय हमको फील हुआ था कि थोड़ा सा लोगों में डिप्रेशन जैसा आ रहा है, लोग घरों में कैद है, डॉक्टर भी है तो 10 दिन पीपी किट में रह रहे हैं, पेशेंट भी लंबा स्टे चल रहा है हॉस्पिटल से। तो थर्ड वेव से पहले ही हमने साइकेट्रिक डॉक्टर्स की एक टीम बनाई थी, काउंसलिंग की और काउंसलर्स की टीम बनाई थी जो कोविड पेशेंट के पास जाते थे। प्लस हम लोग जूम मीटिंग करके डॉक्टर्स की भी प्लस घर में बैठे लोगों की भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेकर के काउंसलिंग करते थे। इस बार भी हमारे ध्यान में ऐसा है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो यस, हमारी वही जो टीम साइकेट्रिस्ट वगैरह की है उनको फिर एक्टिवेट करेंगे, 2 ऑलरेडी एक्टिवेट है, करेंगे और वो लोग हेल्प करेंगे। एक आंकड़ा बताता है कि देश में 1500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स ने अपनी जान दी कोविड के दौरान। कईयों ने अपनों को खोया, गंभीर रूप से बीमार रहे, फिर भी ड्यूटी पर लौटे। एक बार फिर से संभावित चुनौती के लिए इन्हें मानसिक रूप से तैयार होना होगा। कोविड मॉक ड्रिल के दौरान इसे भी ध्यान में रखा गया। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे कड़ाके की ठंड में शेल्टर होम्स का हाल, उपराज्यपाल ने की कार्रवाई। दिल्ली की बढ़ती सर्दी के बीच रैन बसेरों की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार संस्था DOSIB के CEO पर कार्रवाई की गई है। उपराज्यपाल ने के महेश का शंटिंग ट्रांसफर कर दिया है। बीते दिनों LG ने कुछ रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया था जिसमें असुविधा और अव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के 18 साल के दीपक सिंह को कम दिखाई देता है और वो दिल्ली के एम्स में इलाज करवा रहे हैं। क्रिसमस की रात उनको अस्पताल के बाहर सड़क पर गुजारनी पड़ी। दीपक ने 1 महीना एम्स के बाहर खुले में गुजारा किया है और आने वाले दिनों में भी हालात बदलने के आसार नहीं हैं क्योंकि अस्पताल के बाहर शेल्टर हाउस पूरी तरह से भरा हुआ है। दोनों आंखों से दिखता नहीं और खराब बता रहे हैं और सड़क पर सोना पड़ रहा है। यहाँ पर 1 महीना होने जा रहा है। 1 महीने से आप सड़क पर सो रहे हैं? एम्स के बाहर शेल्टर होम को दिल्ली सरकार चलाती है। भीड़ इतनी है कि अब और लोगों को जगह देना संभव नहीं है। तो ये तो पहले से फुल हो चुका है मैडम। अब जो आदमी आएगा वो अगले वाले टेंट लगा वहाँ भेज देते हैं। पिछले कितने दिन से आप देख रहे हैं कि लोग ज्यादा आने शुरू हुए? वही 2-3 दिन पहले से बहुत ज्यादा आने लगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसने 195 शेल्टर होम बनाए हैं जिनमें 17,000 लोगों को इन सर्दियों में सहारा मिलेगा। लेकिन दिल्ली के बेघरों का कहना है कि ये संख्या काफी नहीं है। यहाँ सोते हैं, रात में कपड़े भी नहीं है, घर से लाए थे वो कपड़े हैं, हम मिलते जो तो आदमी छीन छान के ले जाते हैं, एक दूसरे को मिल नहीं पाते हैं। हाँ सड़क पे सो रहे हैं, रात भी यहाँ रुकने नहीं दिया हमें, तो वहाँ पर पड़े थे हम। देख लो जो पड़ा हुआ सामान खाली उस पे ही सो रहे हैं हम। ऐसे इतना से लोई लेके आए, बोई ओढ़ के सो रहे हैं ना, तो बाकी किसी की देखभाली नहीं है। एक पतला कंबल और एक शेड मिल पाना भी कुछ लोग अपनी खुशकिस्मती मान रहे हैं क्योंकि इस दिल्ली की सर्दी में कई लोगों को अभी भी बाहर सड़क पर सोना पड़ रहा है। इन रैन बसेरों में कुछ लोगों को जगह मिल पा रही है पर कुछ जिन्हें जगह नहीं मिल पा रही है वो आज भी हर रात सड़क पर सो रहे हैं। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, बीमार सब शामिल हैं। एक तरफ आप और हम हैं जो अपने घर में रह रहे हैं, अपनी जैकेट्स, अपनी रज़ाइयों में हैं और तब भी हम कपकपा रहे हैं। तो तब आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों के पास कोई छत, कोई रज़ाई नहीं है वो हर रात सड़क पर कैसे काट रहे हैं। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ प्रियांशी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और ठंड की ठिठुरन से अगले 48 घंटों में राहत मिलने वाली है। कोहरे की छटा भी घटेगी। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने के बाद मौसम में ये सुधार 29 दिसंबर से नजर आएगा। कपकपाती ठंड, सिरहन से जैसे तैसे खुद को बचाते लोग,
कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी चुनौती, लेकिन अब हालात सुधरने वाले हैं। काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा 29 को। ये जो चला है काफ़ी लंबा चला है, 19 दिसंबर से 28 दिसंबर मानिए कि ऑलमोस्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं था उसकी वजह से। इसीलिए बिकॉज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है ना, हवा होता है, बाउंड्री लेयर जो है मिक्सिंग होता है, तो आपने देखा होगा कि जब क्लाउड नजर आता है दिल्ली में, ठंड बहुत कम हो जाता है। जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, ये सब प्रभावित है लास्ट 10 डेज से, ठीक है ना। लेकिन इसका सब इम्प्रूवमेंट होगा 28-29 को, क्योंकि एक WD आ रहा है। बदले मौसम को लेकर मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और उत्तरी राजस्थान को लेकर मंगलवार को रेड अलर्ट एडवाइजरी जारी की। पिछले 3 दिन ठंड की पीक था। चुरू और सीकर में तो तापमान 0 से 2 डिग्री तक गिर गया। मौसम का बदलाव लाजमी है, पर अब ठंड की ठिठुरन से राहत मिलने वाली है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो इतनी कड़ाई ठंड में भी क्रिकेट के लिए जोश और जुनून देखना हो, घाटी के गांव में आइए, जहां गांव वालों की अपनी लीग चल रही है। बिना किसी बाहरी मदद के लोगों ने क्रिकेट का ऐसा समा यहां पर बांध दिया है कि मौसम की सख्ती भी किसी को महसूस नहीं हो रही है। दक्षिण कश्मीर के इस गांव में मैच देखने आए लोगों ने खेल शुरू होने से पहले आग जलाई। घाटी के ज्यादातर इलाकों में तापमान 0 से नीचे पहुंच चुका है, लेकिन मरहमा गांव के लोग अपनी क्रिकेट प्रीमियर लीग के जरिए माहौल को गर्म रखे हुए हैं। आसपास के गांव की 64 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें हमें रोलर जो हमने वो खुद के पैसों से हमने लाया, उसमें करीबन 7 लाख से ऊपर खर्चा हो गया हमारा। और जो ये टर्फ विकेट है, ये भी हमने इसमें खुद हमने मेहनत की, अपने हाथों से बनाया। क्रिकेट के साजो सामान की छोटी सी दुकान चलाने वाले आमिर ने अपनी कमाई से 2 लाख रुपए दिए हैं। वो और उनके साथी इस इलाके में नौजवानों को खेल कूद में व्यस्त रखना चाहते हैं, जिसे पहले आतंकवादियों का इलाका माना जाता था। Khurshid Ahmed, an apple grower, has also contributed 2 lakhs despite a slump in business this year. हमने सोचा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं इनको फिजिकली और मेंटली हम ठीक फिट रखेंगे, तो और हम खुद भी फिट रहेंगे इससे। गांव में इस तरह के आयोजन का मकसद उभरते क्रिकेटरों को सामने लाने और उनके कौशल को बढ़ावा देने के साथ ही नशे की बीमारी से लड़ने की भी एक कोशिश है। नशे के खिलाफ मैदान पर बोर्ड भी नजर आते हैं। Actually, it means life to me because it gives really something. I feel happy when I play cricket. क्रिकेट ने कश्मीर की ठठरती सर्दी में भी गर्माहट लाई है। 4 दोस्तों ने मिलकर यहाँ पिच रोलर लाया और ग्राउंड को ठीक किया, जिसने यहाँ सैकड़ों बडिंग क्रिकेटर्स को एक नई उम्मीद दी है। मढ़ामा से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गई। 24 दिसंबर को अपने धारावाहिक अलीबाबा के सेट पर फंदे से लटकी पाई गई थी। तुनिशा की मां की शिकायत पर वालिव पुलिस ने खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर तुनिशा के दोस्त अभिनेता शिजान खान को गिरफ्तार कर जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुंबई के भाईंदर ईस्ट में, जहाँ पे अभिनेत्री तुनिशा शर्मा के पार्थिव शरीर को लाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो अंतिम संस्कार की जो अग्नि है वो अभी भी आपको नज़र आ रही होगी और पूरा जो मीडिया है वो यहाँ पर इकट्ठा है, साथ में परिवारजन और जो करीबी दोस्त हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री के वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जो प्रक्रिया थी, ये पूरी जो प्रोसेस था अंतिम संस्कार का, कुछ ऐसे उनके दोस्त थे जो ये देख नहीं पाए और बीच में ही वो छोड़कर चले गए। अपने आंसू वो लोग रोक नहीं पाए। जो उनकी माँ है तुनिशा की, वो भी बिल्कुल बात करने की हालत में नहीं थी। उनको अलग ले जाकर बिठाया गया और वो लोग उनके आसपास थे, उनको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो मेरे दाएं में एक आपको एम्बुलेंस नज़र आएगी, वही एम्बुलेंस है जिसमें उनके पार्थिव शरीर को लाया गया। पहले
जो उनका पार्थिव शरीर था एक पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल है भाईंदर ईस्ट में, वहाँ से जो उनके पार्थिव शरीर को लाया गया था उनके घर करीब 3 बजे के करीब, और 3:30 बजे के करीब जो अंतिम यात्रा थी तुनिशा की वो शुरू हुई, और 4 बजे जब पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा उसके बाद सारे जो रिचुअल्स हैं उनके बाद करीब 4:30 बजे उनको मुखाग्नि दी गई। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, NDTV इंडिया के लिए।